हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 4 को। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें वीडियो आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमें प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत ही बड़ा सा गेट खुला होता है। उस गेट का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे टोक्यो शहर को घेर के रखा होता है। आज तक किसी ने भी इतना बड़ा गेट कभी नहीं देखा था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जापान के हंटर एसोसिएशन में, जहाँ पर जापान के हंटर एसोसिएशन वालों ने जापान के सारे बड़े बड़े गिल्ड्स को बुला रखा था। वहाँ हमें शॉर्ट गिल्ड्स के ही मेंबर दिखते हैं, मतलब गोटो रेजी के गिल्ड के वो बाकी के 4 हंटर्स जो जेजू आइलैंड रेड के बाद सरवाइव कर चुके थे। अब हमें ये दिखाया जाता है कि उन लोगों को काफ़ी हिट मिल रहा होता है वहाँ, मतलब कोई भी उनके मुंह पे कुछ भी बोल के चला जा रहा होता है। फिर उनका हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में इस गेट को लेकर डिस्कशन हो रहा होता है कि अब तक कोई भी हंटर गेट के अंदर क्यों नहीं गया, अगर डंजन ब्रेक हुआ तो क्या होगा। जिस पे उनका चेयरमैन बोलता है कि इस गेट को क्लियर करने के लिए सिर्फ एस रैंक हंटर काफ़ी नहीं होंगे, किसी भी नेशनल लेवल के हंटर की हेल्प लेना चाहिए, वरना अगर अंडर एस्टिमेट किया तो फिर से वही हाल होगा जो जेजू आइलैंड के रेड में हुआ था। वहाँ बाकी हंटर सजेस्ट करते हैं कि थॉमस एंड्रे की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन उनके पास थॉमस एंड्रे जैसे नेशनल लेवल के हंटर को हायर करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऊपर से गेट अब पहले से ज़्यादा खुलने लगे हैं, तो सभी कंट्रीज के पास खुद के हंटर्स कम पड़ रहे हैं, तो उनकी हेल्प कौन करेगा। तभी वहाँ शॉर्ट गिल्ड के हंटर सजेस्ट करते हैं कि एक हंटर ऐसा है जिसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं। उसका नाम यूरी है और वह ऑर्क मैजिक की वजह से फेमस है, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्नू दिखाई देता है जो कि पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ हंटर चा दिखाई देती है। हंटर चा भी जिन्नू को देख के भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्नू अचानक से उसके सामने आ जाता है और पूछता है, तुम मुझे देख के भाग क्यों रही हो, और जब भागना ही था तो मेरे ऑफिस के पास आई ही क्यों। जिस पर चा बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी कार लेने आई थी जिन्नू को फिर याद आता है, अच्छा हाँ, लास्ट टाइम शैडो एक्सचेंज यूज़ किया था तो शायद कार यहीं पर रह गया होगा। फिर जिन्नू वहाँ से जाने लगता है। तभी चा बोलती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा टाइम होगा। एक्चुअली हंटर बिंगू ने मुझे कुछ मैसेज देने के लिए कहा था और यह तुम्हारी पावर से रिलेटेड है। यह सुनकर जिन्नू शॉक हो जाता है और बोलता है, रुको, हमें कहीं प्राइवेट में जाकर बात करनी चाहिए। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और पूछता है, अब बताओ यह सब कब और कैसे हुआ। चा बोलती है, उस दिन जेजू आइलैंड पर जब मैं बेहोश हुई थी तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी जो कह रही थी, प्लीज़ जिन्नू को बता दो कि उसे अपनी पावर को लेकर के ज़्यादा सावधान रहना होगा। वो कोई और नहीं बिंगू था, और वह यह भी कह रहा था कि जिन्नू की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत खतरनाक भी है। और इतना कह के बिंगू गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्नू एक डंजन के अंदर दिखाई देता है, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि मैं खुद अपने पावर्स का सोर्स जानना चाहता हूँ, जो कि बहुत जल्द पता चली जाएगा। जिन्नू के साथ जिनो भी होता है। वो दोनों मस्त में चिल कर रहे होते हैं और सारे शैडो सोल्जर मिलकर डंजन क्लियर कर रहे होते हैं। तभी जिन्नू पूछता है, क्या तुम्हारी बहन ठीक है, जो कुछ हुआ उस दिन स्कूल में उसके बाद। जिन्नू बोलता है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला है, फिलहाल तो मैं अपना सबसे ट्रस्टेड शैडो सोल्जर उसके साथ छोड़कर आया हूँ, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जिन्नू बेरू के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जिन्नू को याद आता है कि जब उसका लेवल 101 हुआ था तो उसे एक न्यू स्किल मिली थी जो उसने अब तक यूज़ नहीं किया था। इस स्किल से जिन्वो जिन के अंदर अपना शैडो सोल्जर छोड़ के रखा, जिससे वह उनके अंदर झांक सकता है, मतलब उनके आसपास क्या हो रहा है वह सब देख और सुन सकता है। तो वह अपना स्किल यूज़ करके बेरू के थ्रू झांकता है, तो उसे दिखता है कि उसकी बहन मस्त में आराम से सो रही होती है, लेकिन बेरू भाई साहब टीवी पे कोरियन ड्रामा देख रहा होता है। जिन्नू भी यह देख के सोचता है कि इस तरीके का टीवी शो वो देखता है, वहीं तो सोचूं कि वो आजकल इतना फ़नी वे में कैसे बात करता है। फिर जिन्नू अपने इस स्किल को यूज़ करके बाकी लोगों को भी देख लेता है, लगे हाथ, जैसे अपनी माँ को देखता है कि वह मार्केट में है और योनू को देखता है। फिर हंटर चा को भी देखने जाता है तो वह देखता है कि चा बाथरूम में नहा रही होती है। यह देख के तो जिन्नू पूरा शर्मा जाता है और तुरंत स्किल यूज़ करना बंद कर देता है।
जिनू पूरा ब्लश कर रहा होता है। आई थिंक यह फर्स्ट टाइम था जब हम जिनू को ब्लश करते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें पहले कभी हमने जिनू को इस तरीके से ब्लश करते नहीं देखा होगा। खैर, इसके बाद जिनू सोच रहा होता है कि मुझे चा से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिनू बोलता है, क्या तुमने वो एस रैंक गेट के बारे में सुना है जो जापान में खुला है? तब उसके अंदर कोई नहीं गया है और अब 3 दिन से भी ज़्यादा कम टाइम बचा है डंजन को ब्रेक होने में। वो लोग दुनिया के बाहर हर कोने से हंटर को बुला रहे हैं। क्या उन्होंने अब तक आपको कांटेक्ट नहीं किया? जिस पे जिन्नू बोलता है, हाँ उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, बट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है उसके बारे में। हमें दिखता है कि अब वह डबल डंजन वाले टेम्पल में एंटर करने के लिए सिर्फ 27 घंटे ही बचे थे, तो इसलिए जिन्नू उसमें सबसे पहले जाना चाहता था। वह पहले अपने सारे सवालों का जवाब जानना चाहता था। फिर अब सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहां हमें एस रैंक हंटर यूरी और के दिखता है। लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में कि उसका बैरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे शॉर्ट गिल्ड वाले हंटर भी दिखते हैं, उनके बीच काफ़ी बातचीत चल रही होती है। मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता दोस्तों। बेसिकली वो लोग यूरी को हायर करना चाहते थे, लेकिन यूरी बोलता है मैं पर डे का $10 मिलियन लूँगा, बदले में तुम जितने दिन तक चाहोगे मैं उतने दिन तक तुम्हारे लिए गेट को बंद रखूँगा। अपने बैरियर से शॉर्ट गिल्ड वाले काफ़ी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम पागल हो क्या, $1 मिलियन पर डे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जिस पर यूरी बोलता है यह सब तो बहुत ही कम अमाउंट है थॉमस एंडर के कंपैरिजन में, वो तो इससे कहीं ज़्यादा चार्ज करता है। बाकी तुम लोग जैसा चाहो, तुम्हें अपना देश बचाना है या अपने देश का पैसा? जिसमें शॉर्ट गिल्ड वाले बोलते हैं तुम्हारा बैरियर सच में काम करेगा? यह सब हम कैसे मान लें? तभी यूरी वहाँ खड़े 2 एस रैंक हंटर के चारों तरफ से बैरियर बना देता है और बोलता है तुम लोग एक उंगली भी नहीं हिला सकते हो जब तक मैं न चाहूँ। और सच में कुछ ऐसा ही होता है। उसका बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि वह दोनों एस रैंक हंटर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें किसी ने फ्रीज कर दिया हो। इसके बाद उन लोगों को यूरी की एबिलिटी पर भरोसा हो जाता है। इधर हमें फिर से जिन्नू दिखाई देता है जो अपने घर से निकल रहा होता है, क्योंकि फाइनली अब डबल डंजन वाला टेम्पल का गेट खुल चुका था। जिसके बाद हमें जिन्हा का स्कूल दिखाया जाता है जो कि अब बंद हो चुका होता है, लेकिन वहाँ स्कूल के बाहर ही एक और गेट खुला होता है और लोग बात कर रहे होते हैं कि एक ही जगह पर लगातार 2 गेट खुलना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। खैर, हमें दिखता है कि जिन्नू भी वहाँ आ जाता है और एक हंटर से पूछता है यह गेट कब खुला है। वो बताती है कि ऑलरेडी 3 दिन हो चुका है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, यह सिर्फ एक सी रैंक गेट है और 2 घंटे पहले ही रेड टीम अंदर जा चुकी है। जिस पे जिन्नू बोलता है तुम्हें तुरंत रेड कैंसिल करना होगा और तुम्हें उन्हें वापस बुलाना होगा। वह हंटर बोलती है यह तो बस एक सी रैंक गेट है, हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है। लेकिन जिन्नू बोलता है रेड टीम डेंजर में है, अगर यह रेड अभी नहीं रोकी गई तो वह लोग मर भी सकते हैं। और इतना कह के वह सीधा डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर हमें कुछ हंटर दिखते हैं जिनको एक बड़ा सा गेट मिलता है। उन्हें लगता है कि यह बॉस का रूम होगा, लेकिन गेट खुल नहीं रहा था। उन्होंने हर कोशिश कर ली थी। तभी वहाँ उनके पीछे से जिन्नू आ जाता है और बोलता है यह एक ट्रैप है। वो लोग पहले डर जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि यह तो एक एस रैंक हंटर संग जिन्वू है। वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्वू बोलता है मैं एक्स्ट्रा बैकअप हूँ, यहाँ से यह डंजन और भी ज़्यादा डेंजरस है, तुम लोग वापस लौट जाओ, मैं संभाल लूँगा। इतना कह के वह गेट के पास आ जाता है और देखता है कि यह लॉक्ड है, तो वह अपनी इन्वेंट्री से चाबी निकालता है और गेट खोल देता है। यह देख के सब शॉक हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन गेट नहीं खोल पाए, इसने सिर्फ 2 सेकंड में कैसे खोल दिया। फिर जिन्नू अंदर जाने लगता है और उसके ग्रुप का लीडर बोलता है यह डंजन का राइट हमारे गिल्ड के पास है, तो आप हमें ऐसे डंजन में छोड़ के जाने के लिए नहीं कह सकते हो। जिन्नू बोलता है ठीक है, फिर मैं नहीं रोकूंगा, अगर किसी को अंदर जाना है तो जा सकता है। फिर उसका लीडर बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा, और जैसे ही वह अंदर जाता है एक स्टैचू अटैक करने आता है काफ़ी तेज़ी से। लेकिन उसके पहले कि अटैक लैंड हो, जिन्नू उसे बाहर खींच लेता है किसी तरीके से और उसकी जान बच जाती है। जिन्नू बोलता है अभी भी तुम्हें अंदर जाना है, अंदर इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, लेकिन तुम लोग जल्दी से बाहर जाओ और जाकर के हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करो कि फिर से एक डबल डंजन खुला है। इतना कह के वो अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही गेट भी बंद हो जाता है।
अंदर वह देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहली बार था। वही सेम मूर्तियाँ, वही सेम रूल्स वाला स्टोन टेबल, उनके बीच में बैठा उनका मेन गार्ड, जिन्हों को पूरा अपना पास्ट याद आ जाता है। लेकिन अब वह पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जिन वो स्टोन टेबल वाले स्टैचू के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम ही हो जो सब कुछ कंट्रोल करते आ रहे हो, लो मैं आ गया, अब चुप क्यों हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब हमें जापान में दिखाया जाता है, जहाँ हमें यूरी दिखाई देता है, जिसे जापान वालों ने हायर कर लिया होता है। वो अब उस एस रैंक गेट के पास बैरियर लगाने जा रहा था। उसके चारों तरफ मीडिया वाले लगे हुए होते हैं। वो उससे सवाल कर रहे होते हैं कि तुम ये सब कैसे करोगे और तुम्हारा प्लान क्या है। यूरी बताता है कि वह एक बड़ा सा बैरियर बनाएगा गेट के चारों तरफ, ताकि कोई मॉन्स्टर बाहर ना आ पाए। यह करने के लिए उसे ढेर सारा माना क्रिस्टल चाहिए होता है, इसलिए उसने ट्रक से भर भर के बहुत सारे माना क्रिस्टल को अपने पास जमा कर लिए थे और उन्हें ऑब्जर्व करके बैरियर बनाने वाला था, जो कि उसके एक नॉर्मल बैरियर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला था। यह सब लाइव चल रहा होता है और हमें दिखता है कि कोरिया के चेयरमैन भी यह सब लाइव देख रहे होते हैं। उनके साथ जिनचुल भी होता है। तभी चेयरमैन जिनचुल से पूछते हैं, जिनू कहाँ है आजकल, जिस पर जिनचुल बताता है कि वो किसी डंजन के अंदर है फिलहाल। और वो लोग और भी काफ़ी बातें कर रहे होते हैं जिनो और उसके गिल्ड को लेकर, कि कैसे एक छोटा सा गिल्ड वो चीज़ें कर रहा है जो कि बड़ी बड़ी गिल्ड्स नहीं कर पा रहे हैं। तभी जिनचुल को एक कॉल आता है और उसे डबल डंजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है और यह पता चलता है कि जिनो भी उसी डंजन के अंदर गया है। इसके बाद सीन फिर से डबल डंजन में शिफ्ट होता है, जहां हमें वो स्टोन टेबल वाला स्टैचू दिखाया जाता है। मतलब आर्किटेक्ट जो कि अपने पंख निकाल लेता है और वह स्टोन टेबल जिसमें रूल्स लिखे थे उसे तोड़ देता है और बोलता है, तुम फाइनली आ ही गए। तो जिनू बोलता है, तो तुमने मुझे बुलाया था। आर्किटेक्ट बोलता है, हाँ। तो जिनू पूछता है, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो। जिस पर आर्किटेक्ट बोलता है, तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए कि कौन हूँ मैं और क्या हो तुम। और बोलता है, अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, जिसके बाद अगर तुम जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, जो कि तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। इसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ की सारी मूर्तियाँ जिन्वो को घेर लेती है। जिन्वो भी रेडी हो जाता है और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। जिस पर आर्किटेक्ट बोलता है, तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे नौकरों की। हमें दिखता है कि जिन्वो किसी भी तरीके का पोशन वगैरह यूज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह था कि हेल्थ रिकवरी भी नहीं कर सकता था और ना ही वह बाहर जा सकता था अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके, जब तक यह टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद वह सारे स्टैचू आगे बढ़ने लगते हैं और जिन्वो देखता है कि वो अपनी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकता था, मतलब वो वेपन्स वगैरह यूज कर सकता था। फिर वह सोचता है कि मैं इन्हें आराम से ही डिफीट कर दूंगा, वो भी अकेले ही। तभी एक स्टैचू अटैक कर देता है अपने बड़े स्वॉर्ड से, जिन्हें वह तुरंत डॉज कर लेता है और उसके स्वॉर्ड को एक पंच मार के तोड़ देता है और उसी टूटे हुए स्वॉर्ड के टुकड़ों को स्टैचू पे फेंक के मारता है, जो कि उसके सर के बीचों बीच जाकर घुस जाता है। फिर हवा में उड़ के उसके सर पे एक किक मार के उसे तोड़ देता है। फिर अपने डैक्स निकाल के वो बाकी स्टैचूज को भी मारना स्टार्ट कर देता है। एक के बाद करके एक वो सारे स्टैचूज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका नंबर भी ज्यादा होता है, लेकिन जिन्वो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काफी आसानी से उन सबको मारे जा रहा था। वो सोच रहा होता है कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था, इतने दिनों से। यह सब देख के ऑर्टिड भी इम्प्रेस हो जाता है। वो बोलता है, तो सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, इस पर ह्यूमन बॉडी के साथ तुम सच में काफ़ी अमेजिंग हो, लेकिन अभी तो यह टेस्ट शुरू ही हुआ है, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकता हूँ मैं। इसके बाद हमें दिखता है कि वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू जो बैठा हुआ रहता था, वो उठ के आ जाता है और वह इन सभी स्टैचू से 10 गुना ज़्यादा साइज में बड़ा होता है। हमें दिखता है कि आर्किटेक्ट तो हवा में उड़ के ऊपर से सारे फाइट्स देख रहा होता है और वह बोलता है, अब वक्त आ गया है अपने गॉड को वर्शिप करने का। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के ऑफिस में, जहां हमें दिखता है कि उनसे मिलने जापान के चेयरमैन आए हुए हैं। उनका नाम मासुमोटो होता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हैं और बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है कि जेजू आइलैंड के रेट पे जो भी हमारे हिस्से में मैजिक कोर हमें मिलने वाला था, उनमें से एक भी हम नहीं लेंगे। जिस पे चेयरमैन बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो मासुमोटो बोलते हैं, बदले में हमें जिन्वो की हेल्प चाहिए उस एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए। लेकिन चेयरमैन बोलते हैं, फिर तो हम कोई हेल्प नहीं कर सकते,
क्योंकि जिनो हंटर एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। पर मासूमोटो फिर बोलते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन हम हंटर एसोसिएशन के परमिशन के बिना डायरेक्ट जिनो से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि आप उससे बात करो हमारी जगह, बल्कि हम यह चाहते हैं कि हमें बस एक मौका दिया जाए उससे बात करके नेगोशिएट करने का। चेयरमैन यह सब देख के सोच रहे होते हैं कि वो लोग इतने सारे पैसे उड़ाने को तैयार है सिर्फ जिनों से मिलने के लिए। क्या सच में गोटे रजी के जाने के बाद उनके देश में स्ट्रॉन्ग एस रैंक हंटर की कमी हो गई है? हालांकि यह ऑफर जिनों के लिए बुरा नहीं है। अब तक यह सारी बातें दोनों देश के ट्रांसलेट के थ्रू हो रही थी, लेकिन चेयरमैन बोलते हैं पहले इन सब ट्रांसलेट को हटा करके डिस्कस करते हैं, जिस पे मासूमोटो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आपको जापानीज़ आती है? तो चेयरमैन बोलते हैं हाँ, मेरे फादर का जापान में एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था जब मैं छोटा था। फिर उन दोनों को छोड़कर बाकी सब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद चेयरमैन बोलते हैं अगर तुम सोच रहे हो किसी तरीके का ट्रिक करने का तो तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पे मासूमोटो कंफ्यूज हो जाते हैं, यह क्या कह रहे हो आप? तो चेयरमैन बोलते हैं मुझे पता है, शॉर्ट गिल्ड वालों ने तुमसे जो भी रिश्ता बनाया था वो तोड़ दिया है। यह सुनकर मासूमोटो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? यह सब इस पर चेयरमैन बोलते हैं यह तो ऑब्वियस है, क्योंकि उन्होंने हंटर एसोसिएशन से फंड लेना बंद कर दिया और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी से काम चला रहे हैं। चेयरमैन एक एक करके उनके सारे पोल खोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मासूमोटो काफ़ी अलग टाइप का बंदा होता है। फिर चेयरमैन एक ट्रांस रिसीवर निकालता है और बोलता है यह जापान का ही है, जो कि गोटो के टीम के पास में हमें मिला था। मतलब गोटो और मासूमोटो ने जो भी बात की थी वो सब रिकॉर्ड था। चेयरमैन बोलता है तुम्हें सच में लगा कि हम नोटिस नहीं करेंगे? और वह पूरे गुस्से में आ जाते हैं और उस डिवाइस को तोड़ देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे इन सब ट्रिक की वजह से तुमने अपनी रेपुटेशन ख़राब कर ली है। तुमने ना सिर्फ अपने देश की बल्कि पूरे एशिया को खतरे में डाल दिया है। तुम्हें तो जिनो को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जिनो पे। वो सारी मूर्तियों को मार रहा था, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक टाइम के बाद जिनो काफी सारे स्टैचूज के बीच फंस जाता है। उनके पीछे वो बड़ा वाला स्टैचू भी होता है। सब मिलके एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। जिनो समझ जाता है कि अब मैं इन सब को डॉच नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने डोमिनेटर टच से सारे स्टैचूज को एक साथ पकड़ लेता है। लेकिन वो बड़ा स्टैचू अपनी आंखों से लेज़र बीम चला देता है, जो कि उसके सामने खड़े सारे स्टैचूज को चीरते हुए जिनो तक पहुंच जाती है। जिनो डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी सरवाइव कर जाता है। फिर वो बड़ा स्टैचू अपने पैरों से जिन्वो को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो अपनी स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ा लेता है और वह उसके सर की तरफ ऊपर बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। वो स्टैचू जिन्वो को देख लेता है और फिर से लेज़र अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्वो भी नोटिस कर लेता है और साइड से निकल के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपने दोनों टाइगर से एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस स्टैचू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत खरोच आता है। लेकिन जिन्वो हार नहीं मानता। वह सोचता है कि अगर मैं उस पर अपने टाइगर से कट नहीं कर सकता तो अपने हाथों से ही तोड़ दूंगा। और वह उसके फेस पर चढ़ जाता है और एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे उस स्टैचू का फेस टूटने लगता है। फिर वह लगातार एक के बाद एक पंचेस बरसाने लगता है। एक वक्त के बाद फाइनली उस स्टैचू को मार गिराता है। फाइट के बीच उसका लेवल भी 103 हो चुका था, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। फिर वह बचे कुछ स्टैचूज को भी मार गिराता है। यह सब देख के आर्किटेक्ट काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है बहुत बढ़िया, तुम काफी स्ट्रांग हो, मान गया। लेकिन जिनो बोलता है यह सब छोड़ो, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आर्किटेक्ट बोलता है अभी नहीं, टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक से देखो, मैं अभी भी खड़ा हूँ, तुम्हारा फाइनल टेस्ट मैं हूँ, तुम्हें मुझे हराना होगा। और उसके बाद जिनो के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने 10 मिनट के अंदर एनिमी को डिफीट नहीं किया तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिनो बोलता है ये सब क्या है, आखिर तुम कौन हो? जिस पे आर्किटेक्ट बोलता है मैं तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर हूँ, मैंने ही तुम्हारा सिस्टम बनाया है और मैं जैसा चाहूँगा इसको वैसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी की फ़ाइट कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।